नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 16 महीने बाद आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप। G7 समिट के दौरान 17 जून को होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। तो वहीं स्लोवाकिया पहुंचे पीएम, हुआ जोरदार वेलकम। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सहमति। ट्रंप का हॉर्मुज से ब्लॉकेट हटाने का आदेश। पीएम मोदी ने समझौते का किया स्वागत, कहा टिकाऊ समझौते की उम्मीद, इससे बहाल होगी शांति। टीएमसी के बागी सांसदों की ओम बिरला से मुलाकात। 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय। एनडीए को समर्थन देने का ऐलान। एक दिन सीआईडी, दूसरे दिन ईडी। जांच एजेंसियों के चंगुल में बुरे तरह फंसे अभिषेक। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज ईडी के सामने पेशी। अभिषेक के करीबी सुमित रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। नीट और नौकरियों के मुद्दे पर शहर शहर छात्रों से चर्चा करेंगे राहुल गांधी। 17 जून को कोटा से होगी शुरुआत। छात्रों को एकजुट कर परीक्षा घोटालों पर जवाबदेही की मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी ट्रंप मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 17 जून को फ्रांस में आयोजित G7 शिखर समिट के इतर होने जा रही है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर चल रही बातचीत बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। मुलाकात काफी ज्यादा अहम होने जा रही है। तो वहीं पीएम मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए स्लोवाकिया पहुंचे, जहां उनका जोरदार वेलकम किया गया। इस दौरान वो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। साथ ही वो वहां के बड़े बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। सर, विदेश दौरे में तो है पीएम मोदी, अलग अलग लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है 17 जून को, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबकी नजर होगी, लेकिन स्लोवाकिया के अंदर जिस तरीके से स्लोवाकिया की महिलाओं ने वंदे मातरम गाया, बहुत अद्भुत दृश्य था। ये हिंदुस्तान के कल्चर, जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर, उसका एक नमूना आपने देखा। अब मुलाकात होनी है, कितने महीनों के बाद मुलाकात हो रही है, आमने सामने हो रहे हैं। फोन में कई सारी कहानियां इन दोनों की आई कि 4-4 बार प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने कॉल किया, प्रधानमंत्री ने उठाया नहीं। पिछली बार G समिट में उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया गया, प्रधानमंत्री गए नहीं। दोस्त भी कहते हैं, दुश्मन जैसा बर्ताव भी होता है। तो ऐसे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजेंडा बिल्कुल साफ है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होना है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो डील मेकर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप स्व घोषित सबसे बड़े डीलर अपने आप को बताते हैं। तो ये तो बहुत ही रोचक होने जा रहा है। और भारत किस तरीके से अमेरिका के सामने अब तक झुका नहीं और इस बातचीत में झुकेगा नहीं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी को साबित करना है। क्योंकि इस मीटिंग से पहले क्या हो रहा है, इस मीटिंग से पहले जो बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई कि जैसे आप रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, विदेश मंत्री घूम घूम के चारों तरफ कह रहे हैं खरीदूंगा, जो करना कर लो। प्लस आपकी बातचीत हुई है 2 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत भी हुई है। तो ये क्या बैकग्राउंड में चल रहा है? एक बड़ी मीटिंग है। बार बार जो हिंदुस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही खास बहुत ही क्लोज व्यक्ति हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे, ये हमारी प्रायोरिटी में है। और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक ही अपने मित्र के ऊपर भरोसा करते हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। ये सारी बातें उधर से भी आ रही है और इधर से भी हमें अपने पोजीशंस को बिल्कुल ही क्लियर रखना चाहिए।
जी, तो पीएम मोदी का विदेश दौरा काफी अहम है। पूरी दुनिया की नजर मोदी ट्रंप मुलाकात पर टिकी है। इसी बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने बताया कि ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया और हॉर्मुज को अब खोला जाएगा। वहीं ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने समझौते को अंतिम रूप दे दिया। समझौते पर कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी समझौते का वेलकम किया है। पीएम मोदी ने इस पहल को सकारात्मक बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने की संभावना है। सर, क्या ये पीस डील में कोई रोड़ा और आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, भगवान न करे कोई रोड़ा हो, क्योंकि हॉर्मुज खुल जाएगा। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को बहुत बड़ा जो है रिलीफ मिलने वाला है। हॉर्मुज को खोलना जरूरी था। अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि डील हो गया, लेकिन ईरान की तरफ से आज कंफर्मेशन आया है, इसलिए ये माना जा सकता है कि डील जो है वो ऑलरेडी हो गया है। फ्राइडे के दिन जो है इसके ऊपर जो साइन हो जाएगा और सैटरडे से ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज खुल जाएगा और हॉर्मुज खुल जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो लेकिन है वो बड़ा पेचीदा है। क्या ये जो समझौता है वो इजराइल मानेगा? इस बात को समझना जरूरी है। ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है। ये युद्ध ईरान, अमेरिका के साथ साथ गल्फ कंट्रीज और इजराइल भी इस युद्ध में शामिल है। उनको भी नुकसान हुआ है। वो तो पूछेंगे ना, भाई हमें क्या मिला? आपके चक्कर में दुबई का इतना नुकसान हो गया, तो वो हम इस डील से हमें क्या मिल रहा है? इजराइल क्या इस बात को मान लेगा कि ईरान के साथ आपकी दोस्ती हो गई और हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है? तो ये जो एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये प्रश्न है, ये तो अभी बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए, बाकी लोगों के लिए हमें बस इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल जाए। बाकी आप लोग लड़ते रहो, जो करना है आप करो, लेकिन ये जो दुनिया के पूरे ट्रेड और स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी की हालत खराब हुई है हॉर्मुज की वजह से, ये खत्म होना चाहिए। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के सियासी ववर में फंसी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बैक टू बैक झटका लग रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों के तेवर अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं। इन सांसदों ने कानूनी अड़चनों से बचने और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय कर लिया है। वहीं बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग बैठने की अनुमति भी मांगी है। इन बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय के बाद एनडीए को समर्थन देने का फैसला भी किया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा इस दावे का विरोध कर रहा है और किसी भी अलग गुट को मान्यता न देने की मांग भी कर रहा है। सर, एनसीपीआई में विलय की घटना और कहानी क्या है? आखिर क्यों विलय किया गया? देखिए, विलय इसलिए किया गया क्योंकि वो कुछ कानूनी अड़चन थे। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां लीगल ल्यूमिनरीज के साथ भूपेंद्र यादव के घर में बैठक हुई और जो सबसे सटीक लीगल रास्ता है उसको अपनाया जाएगा। अब अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल वो आकर के बोल रहे थे कि नहीं, तो अलग हो ही नहीं सकते, इनको किसी पार्टी में विलय होना है। दिस वॉज देयर आर्गुमेंट। तो लीजिए भाई, हो गया। ये जरूरी थोड़ी है कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसका कोई सांसद हो। रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए। तो एनसीपीआई में ये लोग रजिस्टर्ड हो गए, ये लोग बाकायदा मर्ज कर गए। एक बड़ी घटना क्या है इसमें? अब आपके पास, तृणमूल के पास कोई अब लीगल कार्रवाई करने का कोई अब रास्ता ही नहीं बचा। 1 नंबर 2, ये जो टीएमसी टूट गई, अलग धड़ा बन गया, 20 से ज्यादा बताया जा रहा है, अब संख्या 22 हो गई है। 22 वो अब एनडीए में शामिल हो गए, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। और सबसे बड़ी चीज कि स्पीकर महोदय ने, ओम बिरला साहब ने इनके एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है और सीटिंग अरेंजमेंट्स में बदलाव भी करने की अब शुरुआत हो गई है। बदलाव तो बहुत करना पड़ेगा, वो
डीएमके वाले ने भी चिट्ठी लिखी थी, तो वो 22 उधर और 22 इधर, टोटल 44 के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अब देखना है कि उद्धव के यहाँ से भी 7-8 उधर से चल के इधर आने वाले हैं, तो ओम बिरला साहब का काम जो है वो थोड़ा आजकल बढ़ गया है। इस विलय से टीएमसी और विपक्ष पूरी तरीके से पराजित हो गया है। जी, तो ये घटनाक्रम ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी जांच एजेंसियों के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि रविवार को फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी ने उनसे 8 घंटे से ज्यादा समय तक कड़ी पूछताछ की थी। बैक टू बैक केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चाएं काफी हैं। अभिषेक सरकार के खिलाफ बरस रहे हैं, तो वहीं अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी सुमित रॉय पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने सुमित रॉय के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सर, लगातार पूछताछ अभिषेक बनर्जी से हो रही है, कितने बड़ी मुसीबत में फंसे हैं? देखिए, मुसीबत तो उनको आनी ही थी। आप हीरो बन रहे थे, पुष्पा तो क्या पता नहीं, वो पुष्पा पे याद आ गया, उसको फिर आज जो है चड्डी में घुमाया गया है। और इस बार तो कहा गया कि भाई हाथ जोड़ करके घूमो। बताया जा रहा है कि रोज घुमाया जा रहा है और हर इलाके में उसको रोज परेड कराया जा रहा है। वो हाथ जोड़े, कान पकड़ के वो उसको जो सारी हेकड़ी निकल गई है, तो हेकड़ी तो अभिषेक बनर्जी की भी निकल रही है। कारण क्या है कि ये ऐसा घोटाला है जिसमें ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। व्हाई दे हैव कॉल्ड हिम, क्योंकि जो अब तक जांच से सामने आया और जितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ किया गया, व्हाट दे हैव सेड कि भाई हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या है? कहीं घोटाला हुआ, ये मल्टी करोड़ का घोटाला है। अब सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, तो ये घोटाला का सबसे टॉप पे कौन है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? बीच में लोग खा रहे हैं, लेकिन माल पूरा जा कहां रहा था, इसमें अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है, उनकी पत्नी और उनके परिवार की कंपनी का नाम आ रहा है। अब इसमें तो कागज है, गवाह है, बातचीत है, डिजिटल फुटप्रिंट्स है, सारी चीजों की, और इसलिए इनको बुलाया गया। और आज जो कड़क पूछताछ की गई है, बताया ये जा रहा है कि हालत पस्त है अभिषेक बनर्जी का। बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते हैं जब ईडी सामने होती है। अभी तो ईडी को और भी ममता बनर्जी से भी हिसाब किताब करना बाकी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। हाल ही में हुई विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक में नीट पेपर लीक, छात्रों की परेशानी और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अब कांग्रेस ने घोषणा की है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर देश भर में शहर शहर जाकर छात्रों से चर्चा करेंगे। पार्टी के देशव्यापी अभियान का पहला चरण 17 जून को कोटा में शुरू होगा। कांग्रेस ने एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की योजना भी बनाई है। इसका मकसद छात्रों को राजनीतिक जुड़ाव से ऊपर उठकर एकजुट करना और प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव साझा करने और बार बार परीक्षा में विफलता और पेपर लीक घोटालों के लिए जवाबदेही की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। सर, क्या राहुल गांधी को इससे फायदा होगा? देखिए, राहुल गांधी छात्रों के लिए नहीं जा रहे हैं जी। ये इस देश के अंदर में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। उनकी पिछले 2 साल से ये दिल की इच्छा है कि जेनजी प्रोटेस्ट हो, नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो, श्रीलंका बना दो, और जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ के घर को वेंडलाइज कर दिया था लोगों ने, वो उस तरह के मानसिकता के साथ इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो पकड़े जा रहे हैं राजस्थान से, उनका कांग्रेस से क्या रिश्ता है? जो पेपर लीक ही उठा रहे हैं ना आप। बिहार में आरजेडी के 2 लोग पकड़े गए, क्या कहना है आपका? और पेपर लीक को लेकर के आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो यूपी की सरकार थी 2004 से 2014 तक, 40 बार पेपर लीक हुआ है, बच्चों का ही। तब आपके जिह्वा पे दही जमी हुई थी कि आप कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। एक सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक एरर है, गलती है। आंदोलन नहीं, कड़े कानून चाहिए। अगर आपको इस प्रॉब्लम से चाहिए सॉल्यूशन, आपको यह डिमांड करना चाहिए कि पार्लियामेंट के सेशन बुलाइए अभी और एक कानून बनाइए कि पेपर लीक करने वाले लोगों को सीधे 1 महीने के अंदर फांसी,
और उसके साथ काम करने वाले लोग जो कुछ भी इसके नेटवर्क में आएंगे, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे वो फ्रॉड हो, उसकी नागरिकता जब्त करो, उम्र कैद दो, जेल से बाहर निकले, देश के बाहर जाओ। अगर आप और सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलाओ, आप ये कड़े कानून लेकर के आए, देखिए ये सब भागेंगे, सारे लोग भागना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? आपको ये YouTube के ऊपर कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले लड़कों के जरिए सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ एक असंतोष का वातावरण क्रिएट करना है। और आपको लग रहा है कि आपके कॉल पे जो है हिंदुस्तान में जेनजी प्रोटेस्ट हो जाएगा। वॉट एवर ही इज डूइंग, इट इज माइंडलेस, एमलेस, और इससे कोई फायदा ना राहुल गांधी को और ना ही कांग्रेस पार्टी को होने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।